नमस्कार मित्रों। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन होने वाले हैं वो क्रांतिकारी परिवर्तन है। भारत ऐसे ही थोड़ी विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जावान युवाओं की आवश्यकता होगी। और ऊर्जावान युवा कैसे तलाशे जाएंगे, कैसे चयनित किए जाएंगे, इसके लिए पिछले वीडियो में बातचीत हो चुकी है। एक बार फिर आपको स्मृति में ला दें कि इन युवाओं की तलाश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक चयन आयोजना की जाएगी, जिसके माध्यम से शिक्षकों का चयन होगा। राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा और फिर प्रदेश स्तर पर उसका साक्षात्कार होगा और विद्यालय स्तर पर उनके डेमो क्लास ली जाएगी और डेमो क्लास, साक्षात्कार और चयन परीक्षा के माध्यम से वह शिक्षक चयनित होगा। अर्थात शिक्षक भी जैसे पीएससी, यूपीएससी में 3 चरणों के बाद व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, वैसे ही शिक्षक को 3 चरण पूरे करना होंगे। पहला समग्र लिखित परीक्षा, दूसरा साक्षात्कार और तीसरा डेमो क्लास। इन तीनों के अंकों के आधार पर अखिल भारतीय स्तर से राज्य स्तर और विद्यालय स्तर तक चयन की प्रक्रिया चलेगी और शिक्षक चयनित होगा। ये भी पहले हम आपको बता चुके हैं कि स्थानीय भाषा के लिए महत्व दिया जाएगा। साक्षात्कार स्थानीय भाषा में लिया जाएगा। आपसे एक और अपेक्षा है, आपको अपनी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा के साथ साथ 1-2 अन्य भाषाएं सीखनी चाहिए। एक भाषा ऐसी जो हमारी धर्म संस्कृति को परिभाषित करे और हमें आचार के रूप में स्थापित करे, वह भाषा है हमारी संस्कृत। और दूसरी जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करे, हमारी स्थिति को ऐसा इंट्रोवर्ट ना बना दे कि हम पीछे रह जाएं, पिछलग्गू रह जाएं, हमें अंग्रेजी नहीं आती। इसलिए संपर्क भाषा के रूप में सशक्त अंग्रेजी होना चाहिए। मैं समस्त शिक्षक साथियों को, शिक्षक बनने वाले आकांक्षियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूं और उनका आह्वान करता हूं कि उन्हें अपनी देववाणी संस्कृत अवश्य सीखनी चाहिए और संपर्क भाषा अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए मातृभाषा के साथ साथ। धीरे धीरे वह अन्य प्रदेशों की मातृभाषाएं भी सीख ले तो इसमें कोई बुराई नहीं। भाषाएं सीखना चाहिए। भाषाओं से विचारों का आवागमन होने में बहुत बड़ा लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ख्याति बनती है। इसलिए शिक्षकों को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक पायदान भी होगा। दूसरी बात, नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रति वर्ष शिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए 50 घंटे का सीडीपी पाठ्यक्रम होगा। सीडीपी पाठ्यक्रम के माध्यम से वह अपना विकास कर सकेगा। दूसरी बात, सीडीपी पाठ्यक्रम के अलावा उसका मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। वह अपनी उपलब्धियां, अपने काम उस सॉफ्टवेयर पर लिखता जाएगा, लगाता जाएगा। उस आधार पर उसकी पदोन्नति होगी और वेतन वृद्धि होगी। वेतन वृद्धि और पदोन्नति का आधार आपकी वरिष्ठता नहीं होगी, वह आपका काम होगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिसका मूल्यांकन होगा। जैसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर नेट के माध्यम से मूल्यांकन होता है, इसी प्रकार विद्यालय स्तर पर GEC नामक एक समूह बनाया गया है, उसके माध्यम से मूल्यांकन होगा। GEC मतलब सामान्य शिक्षा परिषद। सामान्य शिक्षा परिषद जो NCTE के माध्यम से NCERT और SCERT के सहयोग से एक पाठ्यक्रम विकसित करेगी, एक सिलेबस, एक पूरा प्रोफार्मा डेवलप करेगी। उस प्रोफार्मा में भरी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति का शिक्षक के रूप में मूल्यांकन होगा और उत्कृष्टता अर्जित करने पर उसको आगे बढ़ने की संभावना है। अगली बात, जो शिक्षक ऐसा अपने आप में महसूस करता है कि उसके अंदर प्रबंधन के अच्छे गुण हैं, नेतृत्व के अच्छे गुण हैं, वो कुछ कर सकता है, तो वह प्रबंधन के पाठ्यक्रमों को भी शिक्षा के क्षेत्र में
सीख सकता है उसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से PGD LSM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वर्तमान में संचालित है, उस पाठ्यक्रम को भी कर सकते हैं। तो इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक सीधा प्रमोशन होकर के प्राचार्य बन जाएगा, और प्राचार्य क्या DRC, BRC और DO तक बन सकता है। शिक्षा नीति में तो इस बात का भी उल्लेख है कि बहुत अधिक प्रतिभावान व्यक्तियों को नीति निर्माण के कामों में लगाया जाएगा। वो शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों का निर्माण करेंगे और उन्हें मंत्रालयों में पदस्थ किया जाएगा। तो आप साधारण शिक्षक नहीं हैं, बिल्कुल आचार्य चाणक्य ने बहुत सही कहा था, शिक्षक को साधारण मत समझिए राजन, प्रलय और सृजन उसकी गोदी में खेलते हैं। तो ठीक है, प्रलय और सृजन करना है, प्रलय नहीं करना है। और इस दृष्टि से शिक्षक को बहुत ही सम्मानजनक मानदेय मिलने वाला है, बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है, बहुत जल्दी आगे बढ़ने के अवसर मिलने वाले हैं। और जो शिक्षक बनने के आकांक्षी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। लेकिन वर्तमान जो संधि काल है, वर्तमान जो समय है, थोड़ा सा कोरोना के कारण भी हो सकता है, आर्थिक मंदी जो बनी है उसके कारण भी हो सकता है, राज्य सरकारों की निष्क्रियता भी उसका एक कारण हो सकता है, आरक्षण के प्रावधान भी उसके एक कारण हो सकते हैं। इन सारे कारणों का समूल निदान नियमों को बनाकर ही किया जा सकता है, और वो हो जाएगा। और उसके बाद नई शिक्षा नीति के अनुकूल राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनेगा, और उसके लिए आपको ही आगे रखा जाएगा, आप ही उसके उद्घोषक और मार्गदर्शक होंगे। इसलिए तैयार रहिए शिक्षक बनने के लिए, तैयार रहिए अपने प्रमोशन के लिए, और यदि शिक्षक हैं तो तैयार रहिए DO, BO, BRC, DRC और मंत्रालय में काम करने के लिए। और इसके लिए करना क्या है? तो इसके लिए आपको अपने विषय में विशेषज्ञता अर्जित करना है, नवाचार युक्त अध्यापन तैयार करना है, विषय के अलावा अन्य विषयों में भी अपनी पकड़ बनाना है। आपको तर्क शक्ति, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान का भी अनुभव होना चाहिए। साथ ही आपको सहायक सामग्री का निर्माण और उसके प्रस्तुतिकरण का भी अनुभव होना चाहिए। शिक्षण टेक्नोलॉजी का आप अच्छी तरह अध्ययन कीजिए। आपने इस कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा को सीखा है, इसलिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखना है। जिनको भी कंप्यूटर नहीं आता है उनको अपने कंप्यूटर वगैरह सीखने की पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर वो कंप्यूटर सीखे जा सकते हैं, और इसके लिए विद्यालय स्तर पर भी प्रयास किए जा सकते हैं। आज जितने भी शासकीय, अशासकीय, स्टेट बोर्ड वाले विद्यालय हैं या CBSE वाले विद्यालय हैं, सब में कंप्यूटर की सुसज्जित लैब है और कंप्यूटर धूल खा रहे हैं। यदि ऐसा है तो कंप्यूटर की धूल झटकार दीजिए, कंप्यूटर के शिक्षक का आवाहन कीजिए, उसका उपयोग कीजिए और कंप्यूटर सीखिए। उसको सिखाएगा आपको वीडियो कैसे बनाना, ऑनलाइन आपको टीचिंग कैसे करना, होमवर्क कैसे देना और विभिन्न प्रकार के टेस्ट, मूल्यांकन इत्यादि कैसे लेना और कैसे देना, ये सारी बातें सीखने का अब समय आ गया है। आपको 3-4 बातें फिर दोहरा देता हूँ। अपनी भाषा, मातृभाषा के साथ देववाणी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आने वाले समय की भविष्य की भाषा संस्कृत है, ऐसी घोषणा हो चुकी है। तो संस्कृत आपको अच्छी आनी चाहिए। संपर्क की दृष्टि से आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मान्यता स्थापित कर सकें, इसलिए आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए, और तकनीकी में आपको कोई फेल ना कर पाए, इसलिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए, अपने विषय में पकड़ होना चाहिए और दूसरे विषय भी आपको थोड़े बहुत आना चाहिए। यदि आपके अंदर नेतृत्व कौशल उछाल मार रहा है, यदि आपके अंदर प्रबंधन के कुछ गुण हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे प्रशिक्षक भी हो सकते हैं, आप एक अच्छे शोधार्थी भी हो सकते हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तक प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब तैयारियां करने के लिए ऊर्जावान रहिए, आप्लावित रहिए,
अपने आप में उलझे मत रहिए। देखो सबका घर गृहस्थी ये सब कुछ चलता है। अब समय आ गया है कि आचार्य को देव के तुल्य बनना है। आचार्य देवो भव, इसका एक अर्थ यह भी है आचार्य देव बन जाओ, देवता के तुल्य हो जाओ। आचार्य देवता होता है कि नहीं, है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देव तुल्य हो जाओ। तो आचार्यों को देव के तुल्य बनना है तो उसे ज्ञानवान होना पड़ेगा, समाज में पुनः स्थापित करना पड़ेगा अपने आप को। विद्यार्थियों के बीच में, शासन के बीच में, समाज के बीच में अपने आप को प्रतिष्ठापित करने वाला शिक्षक ही अब चलेगा। परंपरागत अध्यापन करने वाला शिक्षक अब नहीं चलेगा। और अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है। योजना करने वाले, ऊर्जा का उपयोग करने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले गुणवान आचार्यों का ही सम्मान होगा। आचार्य सम्मानित होगा नई शिक्षा नीति में, ऐसा कहा गया है, लेकिन वो सबसे पहले आचार्य होगा, शिक्षक होगा, ये बहुत जरूरी है। और शिक्षक कैसा होगा? उनकी आकांक्षाओं का शिक्षक होगा। नई शिक्षा नीति की लिखित आकांक्षाओं का शिक्षक होगा। तैयार किए गए सॉफ्टवेयर में दिए गए मानकों के अनुरूप शिक्षक होगा। छात्रों के मनोविज्ञान को समझने वाला शिक्षक होगा। और ऐसे ऊर्जावान शिक्षक को ही आचार्य देवो भव की उपाधि होगी, सम्मानित होगा। ऐसे सम्मानित आचार्य बनने के लिए आइए, आपका आह्वान है, हम सब मिलकर के भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। नमस्कार।